सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्लास 8 है और जो कि चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, प्रश्नावली 4.2 टे प्रश्नावली हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशन लाइन कि जल ही जीवन है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि जल के बिना जन जीवन संभव नहीं है। मैं आज इसी के आधार पर आपको एक मोटिवेशन लाइन समझा देना चाहती हूँ। तो जल ही जीवन है, हम बचपन से पढ़ते आए थे जल ही जीवन है, तब भी हम इसी अनमोल वचन को बचपन से सुनते आए हुए, लेकिन तब भी हम पानी को जो वेस्ट कर रहे हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। अनलिमिटेड पानी, जैसे कि गाड़ी को धोना है तो हम पाइप लगा देते हैं, अगर नहाना है तो हम शावर से लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें घटनाएं बता सकती है, कार्य बता सकते हैं जिसमें कि पानी वेस्ट हो रहा है। तो पानी को बचाना है तो जल के बिना संभव नहीं है। मैं हमेशा मोटिवेशन लाइन कहती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन जल ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जल के बिना अगर हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं है तो हम मोटिवेट कैसे हो रहे, हम सक्सेसफुल कैसे हो रहे। तो जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के महत्व को समझे वह जहाँ तक हो पानी को बचाए। कई लोग पानी के लिए तरस रहे, मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारे रील्स देखती हूँ, जहाँ लोग कीचड़ में से उसको छान छान के पीने का पानी पी रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे गर्मियों के मौसम में बहुत सारे रील्स और बहुत सारे ऐसे जगह देखे जहाँ पर पानी के लिए लोग तरसे। जैसे कि हम राजस्थान में, अगर हम रेगिस्तान की तरफ, हम जैसलमेर की तरफ चले जाए तो हमें पानी के महत्व को हम समझ सकते हैं कि कितने लोग जो है पानी के लिए तरस रहे। तो हर एक नागरिक और हर एक अपने स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, इस दुनिया का हर एक का कर्तव्य है कि वो खुद से कम पानी वेस्ट करे और जहाँ तक हो पानी को बचाए। तो यही है हमारा जल ही जीवन, और इसे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करे, जिससे कि हमारा जल जो हमारे जीवन है वो जीवन जो जल हमें बच सके और बाकी जो लोग है जो कि प्यासे हैं उन तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं इस लाइन को, हमको ध्यान रखना है। इतना एजुकेशन मैं एक बात आपको ध्यान देना चाहती हूँ कि एजुकेशन में बहुत सारी पावर है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हम एजुकेशन होते भी इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देते तो हमारी शिक्षा कोई महत्व ही नहीं। क्योंकि अनपढ़ लोग तो स्कूल नहीं थे और हम पढ़े लिखे लोग होकर भी इस तरह से करते हैं पानी का वेस्ट, तो हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं फेल है। उठे तो नहीं करना है, जल को बचाना है। तो हम चलते हैं 4.2 के सबसे पहले क्वेश्चन, जो कि 4.2 का हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ चुके हैं। हमें प्रायिकता क्या होती है, परिणाम क्या होते हैं, सहयोग क्या होते हैं, यादृश्य प्रयोग क्या होते हैं, सारी बातें हमें पता है। तो अब ये प्रश्नावली हम एक ही मिनट में कर सकते हैं। तो किस तरह हमें पूछा गया है, देखो प्रश्न पढ़ते हैं। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो प्रयोग क्या है, 3 प्रयोग आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखना है। कि पहिए को घुमाना, यहाँ पर एक कोई पहिया दिया है, देख रहे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये जो पहिया है उसको घुमाना है, तो अगर इस पहिए को हम घुमाए थे तो ये तीर का निशान तो इसी तरफ, ये जब पहिए को हम घुमाए थे तो ये बी नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। तो हमें परिणाम क्या क्या प्राप्त हो गए, हमें ए प्राप्त होगा, फिर ये तीर का निशान इस ए पे आएगा तो हमें ए ही प्राप्त है, फिर उसके बाद में हमें डी प्राप्त होगा, फिर हमें बी प्राप्त होगा और फिर हमें इस तरह ए बी सी सारे परिणाम प्राप्त हो गए। ए प्राप्त होगा, फिर उसके बाद में डी प्राप्त होगा, फिर हमें सी प्राप्त होगा और बी। अरे इनके क्रम के अनुसार अगर लिखा जाए तो हमारा जो आंसर होगा ए बी सी और डी। एक रफ कार्य से मैं आपको समझ देना चाहती हूँ कि मैंने परिणाम तो लिख दिया। सपोज करो यही हमारा कुछ है, इस तरह का कोई पहिया है जहां पर हमें देखो अगर ये घूमेगा, ठीक है, ये पहले यहाँ पर बी पे था, ये तो तीर का निशान इधर ही रहेगा, लेकिन ये बी जो हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें परिणाम ए प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह अगर ये पहिया और घूमता और ये जो ए पर था ये घूमता घूमता वापस एक यहाँ आ गया और दूसरा ए यहाँ आ गया, और ये जो बी था और ये सी था और ये डी था। तो ये इस तरह ये पहिया घूमेगा तो हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होगा, हमें परिणाम ए प्राप्त होगा, बी और सी और डी, इस तरह का हमें परिणाम प्राप्त होगा। अब हमें 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। 2 सिक्के मतलब आपको पता है ये हेड और ये टेल, ओके, हेड और टेल। और जिस तरफ भारत का नक्शा होता है उसे हम
हेड कहते हैं। जिस तरह भारत का जो नक्शा होता है, भारत का चिन्ह रहता है, सत्यम जयते लिखा होता है, उसे हम हेड कहते हैं। और जिस तरह 1 रुपया लिखा होता है, 1 रुपया लिखा होता है, उसे हम टेल कहते हैं। उठे तो उसे हम टेल कहते हैं। तो जिस तरह भारत का नक्शा उसे हम हेड कहते हैं। तो चलो ये 2 सिक्के हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको बहुत ही विधि पूर्वक समझाने जा रही हूँ। ये 2 है, अगर हम इसे इस तरह उछाले दे, सपोज कर इस तरह उछाल दिया, 2 मिनट मैं आपको उछाल के बता दूं, इस तरह हमने उछाल दिया तो हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। इस बार हमें दोनों को देखो, एच एच प्राप्त हुआ है तो हम लिख देते हैं कि हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये वापस आपको ये अगर चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी सी और डी। तो हमें परिणाम क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, देखो दोनों एच एच प्राप्त हुआ है। तो चलो दोनों एच एच कर देते हैं, एच मतलब हेड और हेड। फिर हम वापस इसे उछालते हैं तो इस बार हमें क्या प्राप्त हुआ है, दोनों टी टी प्राप्त हुआ है, टी टी। अब इसे हम वापस अगर इसे उछालते हैं, सॉरी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक तो हेड प्राप्त हुआ है, ये रहा, एक हमें हेड प्राप्त हुआ है और एक टी। तो एक हमें हेड प्राप्त हुआ है, एक बार टी, और अगर दूसरी बार हम उछालते हैं तो एक बार टी प्राप्त होता है और एक बार हेड प्राप्त होता है। यही परिणाम है, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। या तो दोनों हेड आए होंगे दोनों सिक्कों में, या फिर दोनों सिक्कों में टेल आए होंगे, या एक हेड आया होगा और दूसरा टेल आया होगा। अगर एक पहला वाला टेल आया होगा तो दूसरा हेड आया होगा। तो ये इसके परिणाम है। तो हम इसे लिख सकते हैं हेड, तो हेड हेड आया होगा, या टेल टेल आया होगा, या हेड टेल आया होगा, या फिर टेल हेड आया होगा। यह इसके आंसर है। ओके, तो ठीक है, आप इसे आज मैंने इसको समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे। क्या हमें बताया गया है कि जब एक पासे को फेंटा जाता है, पासा समझ रहे हैं, इस तरह का, देखो जब हम लूडो खेलते हैं तो इस तरह का, यहाँ पर 1 बिंदु होता है, यहाँ पर 2 बिंदु होता है, यहाँ पर 3 बिंदु होता है, नीचे की तरफ 4 होता है, इस तरफ 5 होता है, 1 2 3 4 5, और इस तरफ जो होता है वो 6 होता है। उठे तो इस तरफ का कुछ होता है एक। तो जब पासे को फेंटा जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। अब हम इस पासे पता है, और इसमें सबसे पहले परिणाम क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं हमें ये पता है। या तो 1 हमें प्राप्त होगा खेलेंगे तो, या हमें 2 प्राप्त होगा, या हमें 3 प्राप्त होगा, या 4 होगा, 5 होगा, 6, ये टोटल परिणाम। लेकिन हमें क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन सी। अगर हम जूडो खेल रहे हैं तो हमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ये वाली 2 है अभाज्य संख्या, और ये 3 है, और ये 5 है। अभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो खुद के पहाड़े में आती हो, खुद के पहाड़े में आना, खुद के पहाड़े में आना, खुद के पहाड़े में आना। ओके, खुद के पहाड़े में, जैसे कि 2 जो खुद के पहाड़े में आते, 3 है वो खुद के पहाड़े में आती है, और 5 जो है वो खुद के पहाड़े में। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो हम यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है परिणाम 2 3 और ये 5। ठीक है, एक अभाज्य संख्या से आप समझ रहे हैं। फिर हमें क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब प्रश्न को घुमाया गया कि भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं होती तो भाज्य संख्या ही होती, प्रश्न को घुमा के आपको पूछा गया है। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको प्रश्न को समझना है। एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी भाज्य संख्या, जैसे कि 1 हो गई, और 1 हो गई, जैसे कि 4 हो गई, ये भाज्य संख्या, ये 2 के पहाड़े में भी आती है, और ये 6 हो गई, जो कि 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है। तो कौन कौन सी संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो ये तो थे खुद के पहाड़े में आना, ये किसी भी पहाड़े में आना, किसी भी पहाड़े में आना, किसी भी पहाड़े में आना भाज्य संख्या। जैसे कि 1 हो गई,
और 8 जो हो वह 8 इस तरह से 8 की अगर बात करती है जाए अगर जनरल नॉलेज में, तो ये न भाज्य होती है न अभाज्य होती है। ये डिक्टेटर क्वेश्चन है, न तो ये भाज्य होती है न अभाज्य होती है, ये हर एक संख्या में छिपी हुई होती है। और जो 4 है देखो, ये 4 के पहाड़े में भी आती है और ये 2 के पहाड़े में भी आती है। ओके, और अगर 6 की बात करें तो 6 देखो 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है। तो ये सारी संख्या कैसी है? भाज्य है। ये सारी संख्या कैसी है? भाज्य। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या 8, संख्या 4 और ये संख्या 6। हम लिख सकते हैं 8, 4 और 6। तो ये हो गया है इसका आंसर। अब हम आगे चलते हैं। तो हमें पूछा है सी वाले में दूसरा का, ये दूसरे के ए वाले क्वेश्चन में हमें पूछा है 5 से बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पर देखो हमें परिणाम कौन कौन से प्राप्त होते हैं? 8 प्राप्त होता है, 2, 3, 4, 5। तो 5 से बड़ी तो केवल एक ही संख्या है, 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या है। तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से क्या होगा? ओनली फॉर 6। बस इसका जो उत्तर होगा वो ओनली फॉर होगा 6। और फिर हमें पूछा है 5 से बड़ी संख्या नहीं। यहाँ भी प्रश्न को घुमाया गया है, 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से छोटी। यही हुआ इस प्रश्न का मतलब। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से छोटी। तो 5 से छोटी देखो ये है, ये है, ये है, ये है और 5 से मतलब 5 हो सकती है या फिर 5 से छोटी हो सकती है। तो 5 से बड़ी और 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें 5 भी शामिल होगा। तो हम वहां पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें लिखना है कि अगर पूछा होता 5 से बड़ी मतलब 5 से छोटी, तो 5 से छोटी कौन कौन सी? 5 भी हो सकती है तो हम उसे लिख सकते हैं। 5 से छोटी कौन कौन सी संख्या है? देखो 5 से छोटी एक तो 8 संख्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 5 हो सकती है लेकिन 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हम 5 भी इसका उत्तर आएगा। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो 5 तक तो हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर है। हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार हमने यहाँ पर परिणाम लिखा है। फिर हम चलते हैं आगे। हमें पूछा गया है कि यहाँ पर प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रयोक्ता। प्रश्न 1 हमारा ये था, ये वाला हमारा प्रश्न ए था, फर्स्ट ए वाला, और हमें पूछा है डी पर। डी के रुकने की प्रायिकता मतलब कुल मिलाकर हमें डी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है डी की प्रायिकता, डी की प्रायिकता यही हमें ज्ञात करनी है। तो हमें सूत्र पता है, हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं कि प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? कुल, इस वैसे तो देखा तो बहुत लंबा है लेकिन मैं इसे इस आसान तरीके से बता देना चाहती हूँ कि कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये इसका सूत्र है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्रानुसार, सूत्रानुसार मान रखने, सूत्रानुसार जब हम मान रखते हैं। तो सूत्रानुसार जब हम मान रखते हैं तो चित्र को हम वापस एक बार पीछे घुमाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डी जो है इस पहिए में डी कितनी बार आया है? एक ही बार। और टोटल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल परिणाम जो है वो कितने हैं? 5। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि डी अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब हमें देखो एक बार में वापस डी है और डी के बारे में पूछा गया है तो हमें डी जो है वो एक ही बार आया है। तो यहाँ पर लिखना है डी की प्रायिकता, डी की प्रायिकता कितनी है? 1। और कुल परिणाम जो थे वो 5। कुल परिणाम कितने थे?
1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर जो आया है वो आया है 1/5 से। इस तरह अंडर रूट कर सकते हैं आप आंसर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, इस तरह हमें इसे डी की प्रायिकता हमें कर दी है। अब हमें पूछा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 12 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। इसे ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसलिए आप थर्ड वाला पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये और ये सेम हो जाएगा, इसे थोड़ा सा समझाना होगा। तो हम सबसे पहले इसे ले लेते हैं कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमें लिख देना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाल सेब की प्रायिकता, लाल सेब की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करना है, प्रायिकता। और यहाँ पर आपको लिखना है सूत्र। प्रायिकता का क्या सूत्र है? प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या की संख्या। और यह हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, फिर यहाँ पर सूत्रानुसार मान रखने पर। तो हमें किस चीज की हमें प्रायिकता पूछी है? लाल रंग की। हमें यहाँ पर लाल रेड सेब की प्रायिकता, रेड सेब की प्रायिकता। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना, ये जो सर्कल बनाया गया है इसमें देखो ये सब सारे सेब है। जी का मतलब ग्रीन सेब, आर को रेड सेब से दर्शाया गया है। रेड सेब है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये ग्रीन है और ये रेड सेब है और ये भी ग्रीन है। तो देखो टोटल जो है वो टोटल कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल परिणाम तो है 7। और हमें क्या पूछा है? लाल सेब के बारे में। हमें क्या पूछा है? लाल सेब के बारे में। तो लाल सेब कितने हैं? तो देखो एक तो ये सेब है 1 2 3 और 4। तो लाल सेब कितने हैं? 4। तो ये इसका जो है लाल सेब की प्रायिकता आ गई। तो बहुत ही आसान है। अनुकूल परिणाम, और ग्रीन सेब के बारे में पूछा होता तो कितना आता? 1 2 3, तो 3/7 उसका आंसर होता। इस तरह ये वाला भी हमने कर दिया। बहुत ही प्रश्नावली आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। ओके, तो अब इसको समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह मैंने किया है। अब इसको समझते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 12 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अब इसे जरा ध्यान से समझना, मैं आपको समझाऊंगी कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो ताशों से खेलते हैं, लेकिन किसी बच्चों को ताशों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगी। सपोज करो यहाँ ये ताश है, इसे पहले समझना तभी आप इसे हल। ये ताश है और ये 2 भागों में बटा दिया होता है। लाल पत्ते और ये होते हैं काले पत्ते, ये होते हैं काले पत्ते। उठे लाल पत्ते, फिर लाल पत्ते को भी वापस 2 भागों में बांटा दिया होता है। लाल को भी 2 भागों में बांटा दिया। एक तो होता है पत्ता, एक तो पान के रूप में होता है। एक किस तरह का फोटोस होता है? लाल पान। और ये दूसरा जो होता है वो इस तरह का देखो निशान होता है, कुछ इस तरह का निशान होता है, जैसे ईंट की तरह होता है। और इस तरफ वाला भी जो एक पान होता है जिसे हम हुकुम कहते हैं, हुकुम। और ये इस तरफ भी होता है जिसे कि हम चीटी कहते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का होता है, ये हेड के रूप में होता है। मेरी थोड़ी चित्र मुझे बनाना नहीं आता। इससे ये काले होते हैं और ये लाल होते, बस फर्क इतना होता है। और प्रत्येक में एक इक्ता होता है। इक्ता, हर एक में एक इक्ता होता है। इक्ता
इक्टा। तो आप समझ रहे हो हर एक में इक्टा 8 होता है, तो टोटल इक्टे कितने हुए 1 2 3 4। इस ये देखो ये 13 13 13 दूनी 26, ये होते हैं 52, ये भी 13 और ये भी 13, जिसमें इन 13 में से एक जो होता है पता है इक्टा था, इसमें से एक इक्टा था, इसमें से भी एक इक्टा और इसमें से भी एक लिया। तो ताश के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। तो अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वो लिखना है ज्ञात। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ज्ञात करना है, तो हमें यही पूछा इक्टा प्राप्त करने की प्रायिकता। ताशों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। फिर प्रायिकता का सूत्र क्या है कि अनुकूल परिणामों की संख्या और इक्टा प्राप्त करने और कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आए थे, देखो इक्टे कितने थे 1 2 3 और 4, तो हम यहाँ पर क्या लिखे थे 4, और कुल परिणाम मतलब कुल जो कितने हैं वो है 52, कुल कितने हैं 52। तो चलो इसे आपस में काट देते हैं, 4 एकम 4 एकम 4 और 4 किया 12। तो 1/13 इक्टा प्राप्त करने की क्या है प्रायिकता है, 1/13 इक्टा प्राप्त करने की क्या है प्रायिकता है, ये हमारा आंसर है। तो ओके, इस तरह मैंने ये तो सारे जो तीनों क्वेश्चन थे इस तरह विधि पूर्वक किए हैं। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।